झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त। सदन में छाया रहा जेपीएससी, डीवीसी और जमीन की ऑनलाइन मैपिंग में त्रुटि का मुद्दा। रांची नगर निगम में हुई जल बोर्ड की बैठक में पाइपलाइन बिछा रही कंपनियों के अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। हजारीबाग में पुराने कलेक्ट्रेट पर विभिन्न पार्टियों ने दिया धरना। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। महंगाई पर भी सरकार को घेरा। हजारीबाग में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने गए थे बच्चे। बच्चों की मौत से परिजनों का बुरा हाल। कैसा रहा बजट सत्र? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। विधानसभा यानी कि झारखंड की विधानसभा का आज बजट सत्र समाप्त हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर बजट सत्र रहा कैसा, क्योंकि हर दिन हंगामा देखा गया। जो जनता से जुड़े हुए सरोकार के मुद्दे थे, उन पर चर्चा, उन पर बहस से ज्यादा हंगामे के भीड़ रहा। तो आखिर पूरा कुछ क्या रहा? शुरुआत से लेकर आज तक बजट सत्र कैसा रहा? कितना जनता के मुद्दों को उठाया गया? कितनी जनता के मुद्दों पर चर्चा की गई? इन तमाम सवालों को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए से समझाएंगे। $91,277 करोड़ का पेश किया गया बजट। देश के दुर्गम इलाके में फंसे श्रमिक भाइयों और अन्य लोगों को सड़क, रेल मार्ग सहित हवाई सेवा के माध्यम से वापस लाया गया। कोरोना अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इसमें जो क्षति हुई है उसकी भरपाई होने में कुछ समय लगेगा। सरकार एक लोक प्रयास से इस क्षति की पूर्ति की जा सकती है। सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। माना कि डगर कठिन है, पग पग पर बाधाएं हैं, आगे बढ़ने से रोक रही महामारी सरीखी जो लाए हैं, पर रोक न सकेंगे ये कदम हम उन्नति के अवदासी। सादा खबर। हंगामे के बीच पेश हुआ 7,323 करोड़ का अनुपूरक बजट। तो 2021 नियोजन वर्ष मनाने का फैसला। तो 24,000 शिक्षकों की बहाली। 2021-22 में 3,000 नए आवास बनेंगे। गरीब आदिवासियों के विकास पर सरकार का जोर। कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए 18,653 करोड़ रुपए। मनरेगा की मजदूरी में 31 रुपए की वृद्धि। तो कैसा रहा बजट सत्र? ये एक बड़ा सवाल है और हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतिके जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, 16 दिवसीय ये बजट और हर दिन जो हंगामा देखा गया, किस तरह से इस बजट के इन पूरे दिनों को देखा जाए, सभी दिनों की चर्चा की जाए, तो क्या कहा जाए कि कैसा रहा बजट? देखिए कि 26 फरवरी से शुरू हुआ यह बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त हुआ। 16 कार्य दिवसों में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला। आज आखिरी दिन 4 संशोधन विधेयकों को सदन की मंजूरी मिल गई और आप कह सकते हैं कि सरकार की जितनी औपचारिकताएं थी, सरकार ने उन तमाम औपचारिकताओं को इन 16 कार्य दिवसों में पूरा कर लिया है। इस बीच में जितने ड्रामे थे, जितनी कहानियां थी, वो तमाम चीज़ों को जनता ने भी देखा, हमने भी देखा और जिस तरीके से यह 16 कार्य दिवस बीते हैं, यह कह सकते हैं एक लंबा अरसा है, जिस अरसे के बाद झारखंड विधानसभा का 16 दिनों का सत्र संचालित हुआ और
विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बावजूद तरह तरह के आडंबरों से भरा हुआ, तरह तरह के क्रियाकलापों से भरा हुआ यह बजट सत्र अंततः समाप्त हो गया। और सबसे अहम बात आपको बताते हैं कि इस दौरान जो 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, और यह पहली बार हुआ है कि झारखंड का यह आउटकम बजट था जिस आउटकम बजट को पेश किया गया। और आउटकम बजट शायद पूरे देश में यह पहला मौका था जिस मौके पर जिस बजट में आउटकम एक तकनीकी शब्द जोड़ा गया। और इसका कुल तात्पर्य यही था कि जिन विभागों को जितनी भी राशियां दी जाएंगी उन राशियों का केवल यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, उन तमाम राशियों का रिजल्टेंट चाहिए होगा। आखिर अगर किसी इलाके में एक स्कूल खोला गया है तो उस स्कूल के खोलने से उस इलाके का शैक्षणिक विकास किस तरह हुआ है, यह इस बजट में या अगले साल जब इसका रिव्यू किया जाएगा तब यह बातें रखी जाएंगी। किसी इलाके में अगर किसी अस्पताल को खोला गया है तो उस अस्पताल के खुलने से स्वास्थ्य सेवा में उस इलाके में कितनी वृद्धि हुई है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। किसी इलाके में अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी सड़क की योजना को मंजूरी दी गई है, उस सड़क के निर्माण से उस गांव के विकास में, उस इलाके के विकास में क्या सहयोग मिला है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो कह सकते हैं सरकार ने अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ली। विपक्ष को जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना था, कभी गेरुआ कपड़े पहनकर, कभी काले कपड़े पहनकर, कभी तख्तियां लेकर, कभी नारे लगाकर, कभी सीटी बजाकर विपक्ष ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, अंत भला तो सब भला। के इन सारी चीजों के बीच जनता के हाथ क्या आया? बड़ा सवाल है के और शायद इस बड़े सवाल का जवाब भले ही मुख्यमंत्री अपनी बातों से दे लें या मौजूदा सरकार के जितने मंत्री हैं, कृषि मंत्री की बात कर लें, ग्रामीण विकास मंत्री की बात कर लें, वित्त मंत्री की बात कर लें, ये तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो है ना, ये घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं को लागू होने में पूरे 365 दिन का वक्त लगेगा। और यह देखना होगा कि झारखंड के हाथ क्या लगता है, जनता के हाथ क्या लगता है। सबसे अहम सवाल, जनता के कितने मुद्दों पर इस सत्र के दौरान चर्चा हुई है, यह एक अहम सवाल है। कितने घंटों का सत्र संचालन हुआ है, कितने घंटों का सत्र बाधित हुआ है, ये तमाम आंकड़े जब सामने आएंगे तब यह मालूम हो पाएगा कि आखिर जनता के हिस्से में क्या आया है। जी, एक और बड़ा सवाल यह भी है कि आज भाषा को लेकर, नए पदों के सृजन को लेकर +2 के बाद और +2 में क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है और कहा गया है कि अब इनके जो शिक्षक होंगे उनकी बहाली की जाएगी, उन पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। अगर शुरुआत से ही क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य नहीं है तो +2 या +2 के बाद अनिवार्य करने से कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये तो नीति निर्धारकों का काम है कि +2 में क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता शुरू कर दिए जाने से क्या फर्क आएगा। और खास करके जिस तरीके से अब धीरे धीरे तमाम छात्र जो हैं या तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होते जा रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स कंडक्ट करता है या झारखंड के सरकारी स्कूलों की पढ़ाइयों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वो शिक्षा विभाग के तहत जितने भी स्कूल संचालित होते हैं, उन तमाम स्कूलों में आज की स्थिति यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य पढ़ाई है वह पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं पूरी हो पा रही है। और पिछली सरकार में जिस तरीके से लगभग 10,500 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था, उससे भी स्थानीय स्तर पर पढ़ाइयाँ बाधित हुई थी, बच्चों के ड्रॉप आउट बढ़ गए थे। अब उन स्कूलों को लेकर क्या सरकार की योजना है जिन स्कूलों को मर्ज किया गया था, और साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई में हर राज्य के अपने अपने नियम हैं, अपने अपने तर्क हैं। अब देखना अहम यह होगा कि आखिर अगर शुरुआत कहीं से करनी है तो वह क्या 10वीं और 12वीं के छात्रों से शुरुआत करनी है या पहली क्लास के छात्रों से शुरुआत करनी है।
लेकिन एक इसमें भी देर इज आइसिंग ऑन द केक, या देर इज आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर, यह एक अच्छी बात है। और आज एक जो आखिरी दिन एक जो विधेयक पास हुआ है उसकी चर्चा करना इस समय बहुत ही जरूरी है, और वह है कि झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। और अब स्थानीय जो नागरिक हैं झारखंड में किसी भी निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों का आरक्षण तय हो चुका है। के सरकार ने एक और ऐलान कर दिया है कि 18,653 कृषि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया, लेकिन किसानों तक ये कैसे पहुंचेगा और इसका लाभ किसान कैसे लेंगे? कुंदन जी सुन पा रहे हैं मुझे? छब्बीस फरवरी को हुआ था बजट सत्र का आगाज और आज 23 मार्च को उसका समापन हुआ। लेकिन ऐसे में तमाम अहम सवाल हैं कि आखिर ये बजट सत्र कैसा रहा, और इसी के भीतर से तमाम सवाल उठकर आते हैं कि आखिर जनता के हाथ क्या लगा। इसी के भीतर से सवाल उठकर आता है कि आखिर जनता के हाथ क्या लगा और कितने घंटे चर्चा हुई या कितने घंटे कार्यवाही रही सदन के भीतर, जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर रही या उन पर चर्चा की गई। ये तमाम बातें अभी निकलकर आनी बाकी है, इन पर चर्चा होना भी अभी बाकी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी है कि आखिर झारखंड की जनता के हाथ लगा क्या है। क्या जिस उम्मीद के साथ बजट सत्र शुरू हुआ था उसी उम्मीद पर खरा उतरा है बजट सत्र? और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो 18,653 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसका लाभ किसानों को कैसे मिलेगा, कैसे किसानों तक पहुंचेगा? देखिए कि कृषि क्षेत्र की अगर बात कर लें तो सबसे अहम बात आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र के साथ साथ अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कृषि के साथ कृषि सहयोगी जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को लेकर जो बजट राशि इस बार स्वीकृत की गई है, उसकी अगर चर्चा कर लें तो एक सबसे अहम बात आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया था कि कोरोना काल के दौरान तमाम औद्योगिक गतिविधियां जब बंद हो गई थी तो झारखंड के आर्थिक हालातों को नियंत्रित करने में कुंदन जी आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राकेश जी, कैसा रहा बजट सत्र? देखिए, बजट सत्र में तो जो हमें लगता है कि झारखंड में पहली बार इतना लंबा बजट सत्र महागठबंधन की सरकार ने लाया है। इस बजट सत्र में जितनी भी समस्याएं राज्य के और विधायकों के अपने अपने क्षेत्रों की थी, उन समस्याओं से अवगत होने के लिए ही ये लंबा बजट सत्र रखा गया था जी। हमें लगता है कि बजट सत्र तो अच्छा रहा, लेकिन कुछ विपक्ष के कारण बजट सत्र में जो व्यवधान पैदा किया गया ये थोड़ा चिंता का विषय है। जिस प्रकार विधानसभा की मर्यादाओं को विपक्ष ने तोड़ने का काम किया, हमें लगता है कि ये चिंता का विषय है। तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि अगर विधानसभा चल रहा हो तो उसमें अधिक से अधिक हम राज्य की समस्याओं को, अपने विधायकगण अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, जिससे कि वहां विधानसभा के द्वारा उस समस्याओं का जो है निराकरण किया जा सके। राकेश जी, हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी लाइव जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। कुंदन जी।
राकेश जी, आपने कहा कि विपक्ष के व्यवधान, इस बार विपक्ष ने अलग अलग तरीकों से सदन की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश की। कभी गेरुआ कपड़ा पहनकर, कभी काले कपड़े पहनकर, कभी सीटी बजाकर, कभी तख्तियां लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों के बीच में जिस तरीके से पूरे सत्र का संचालन किया है, वह क्या उत्साहजनक है, क्या वह संतोषप्रद है? देखिए, हम इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहते हैं कि इतना व्यवधान के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए सदन चलाया है, इसके लिए स्वाभाविक तौर पे विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए बधाई के पात्र हैं। विधानसभा अध्यक्ष पर भी कल विपक्ष ने, राकेश जी, पक्षपात करने का आरोप लगाया था जिस समय कृषि कानूनों को लेकर सदन के अंदर चर्चा हो रही थी। आपको नहीं लगता कि विपक्ष ने एक ऐसे सदन के अंदर एक ऐसे पद पर आरोप लगाने की कोशिश की है जो मर्यादा के खिलाफ है? सर देखिए, मैं तो पूर्व में ये बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी मर्यादाओं का उल्लंघन तो शुरू से करते आ रही है। आपको कुंदन जी, आप तो झारखंड को बहुत नजदीक से देखे हैं और देख रहे हैं। आपको यह याद होगा कि कैसे पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया जब रघुवर दास थे तो विधानसभा में प्रश्न के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन को गाली दे दिया था। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से इसी की आशा भी थी। ये आशा भी था कि भारतीय जनता पार्टी सदन में अपना पूरी तरह से मर्यादाओं को तोड़ते हुए, सदन की गरिमा को छत बिछत करते हुए, अपने आचरण से राज्य की जनता और सदन की गरिमा दोनों को ये लोग ठेस पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका चाल चरित्र तो हमेशा यही रहा है। सर, आप देखें कि कभी किसी इशू पर अनगरल बयान दे देना जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड में पूरी तरह फिनिश हो चुकी है, क्योंकि अब ये समझ चुकी है कि जनता का जो हमने 17 साल जो शोषण किया, दोहन किया, जनता को डराया, तो स्वाभाविक तौर पे अब राज्य की जनता जागरूक होगी। राकेश जी, आज सदन के अंदर आखिरी दिन 4 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक की अगर चर्चा कर लें तो निजी क्षेत्र में 75% स्थानीयों को आरक्षण की मंजूरी मिल गई है। इससे महागठबंधन सरकार के जो घोषणा पत्र की बात थी वह भी पूरी हो गई है। इससे झारखंड में की जनता को आने वाले दिनों में कितना लाभ पहुंचने की गुंजाइश देख पा रहे हैं? लिए हम सर्वप्रथम हेमंत सोरेन जी, महागठबंधन के जो नेतृत्व करता है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमने जो वादा किया वो वादा धीरे धीरे एक परत दर परत, स्टेप दर स्टेप हम हर वादे को पूरा करने में अपनी पूरी तरह संवेदनशीलता लगाए हुए हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो 75% निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं आप देखें कुंदन जी कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठ करके सारे सरकारी उपकरणों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम कर रही है, तो हमें तो लगता है कि अगर 2024 तक इनका टेन्योर तक जो है इस देश में कुछ निजी रहे, कुछ सरकारी रह पाएगा या ना रह पाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो स्वाभाविक तौर पे जो निजीकरण की बात हो रही है, तो हम अगर स्थानीय युवाओं को उसमें 75% आरक्षण देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की दंश, जो बेरोजगारी की मार झारखंड के युवा झेल रहे हैं, तो उससे उनको निजात मिलेगा। और हमें लगता है बहुत बड़ा तबका इस क्षेत्र में रोजगार पाने का एक सुनहरा अवसर भी उन लोगों को, युवाओं को मिले। राकेश जी, लेकिन आप घोषणा पत्रों की बातों को आप पूरा करने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक बिल्कुल अछूती रह गई हैं, जिस पर सरकार की तरफ से कहीं से कुछ कदम बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे पहली बात, पारा शिक्षकों के बारे में घोषणा पत्र में भी यह बात कही गई थी, चुनाव के पहले भी चर्चा की गई थी कि पारा शिक्षकों के समस्याओं का बहुत जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा। दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ते की अगर बात कर लें तो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को
जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हुआ पड़ा है। इन मुद्दों को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कुछ कदम बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं राकेश जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता की बात है तो हमने एक स्टेप उसको फुलफिल कर दिया है। दिव्यांग, कौशल, जो स्किल डेवलप युवा है उनको, दिव्यांग युवाओं को, तो ये लार्ज स्केल में सर हम लोग इसमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। तो स्वाभाविक तौर पे ये फर्स्ट स्टेप जो कौशल मतलब स्किल डेवलप युवा थे, तो स्वाभाविक तौर पे उनके मन में एक बहुत बड़ा ये भी था कि हम स्किल डेवलप हैं और हमें कुछ नहीं मिल पाया। देखिए, ये बेरोजगारी भत्ता ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये एक प्रोत्साहन राशि है कि युवाओं के मन में किसी प्रकार का जो है वो बिल्कुल राकेश, मतलब ये पैदा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुंदन जी, तमाम फायदे और तमाम जनता के हक की बातें बता दी हैं राकेश जी ने कि सरकार ने इतना कुछ दे दिया, इस तरह से रोजगार मिल जाएगा। कहां तक सटीक बैठेंगी ये चीजें? देखिए, अभी झारखंड सरकार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जहां घोषणा पत्रों की बात कर लें, बेरोजगारी भत्ता की बात कर लें, तो स्नातक छात्रों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता सालाना देने की बात है। और अगर इसका जब आप प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 14 रुपये से कुछ कम की राशि, 13 रुपये 78 पैसे के आसपास की राशि प्रतिदिन में निकल कर आती है, जिसको लेकर बेरोजगारों के भी मन में भी काफ़ी आक्रोश है कि ये कहीं ना कहीं बेरोजगार युवकों के साथ, झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के साथ यह एक मजाक है कि प्रतिदिन के हिसाब से महज 14 रुपए की राशि उनको देने की बात की जा रही है। उस पर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई उचित कदम उठते हुए दिख नहीं रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे सारे क्षेत्र हैं। देखें, स्टेक होल्डर्स समिट मुख्यमंत्री अटेंड कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उद्योग धंधों का विकास किया जाएगा। अब राकेश जी कौशल विकास केंद्र की बात कर रहे थे। आखिर कौशल विकास केंद्र की स्थापना के बाद जो भी युवक वहां से निकलेंगे उनका प्लेसमेंट कहां होगा? झारखंड में तो व्यवस्था है नहीं। झारखंड में उद्योग धंधे अगर आज की तारीख से भी उसमें सरकार। कुंदन जी, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अविनेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनेश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद। अविनेश जी, आपके हिसाब से कैसा रहा बजट सत्र? देखिए, ये बजट सत्र तो सरकार तो विगत एक वर्ष से ही झारखंड झेल ही रही थी, और ये बजट सत्र तो एक मोटा मोटी कोरम है। हेमंत सोरेन सरकार तो कांग्रेस के कुप्रभाव से बहुत लड़खड़ाती हुई चलने वाली सरकार है। अब अविनेश जी, क्योंकि अभी जब हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता से बात हो रही थी राकेश सिन्हा जी से, तो उन्होंने कहा कि बजट सत्र में सब कुछ ठीक रहा, जनता के लिए भी बहुत कुछ दिया गया, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से कुछ चीजें छूट गई हैं। अरे भाई, इन लोगों ने तो विपक्ष के लोगों को जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसी का इन्होंने हरास कर दिया है। बाबूलाल मरांडी जी को एक दिन भी बोलने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने। ये क्या बात करेंगे? अविनेश जी, हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं आपसे। कुंदन जी। अविनेश जी, आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी को एक भी दिन बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के विधायकों ने भी हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि सदन के अध्यक्ष को वो स्थिति पैदा ही नहीं हो पाई। कभी गेरुए कपड़े पहनकर, कभी काले कपड़े पहनकर, कभी सीटी बजाकर, कभी जय श्री राम के नारे लगाकर सदन को बाधित करने का प्रयास तो आपके विधायकों ने भी खूब किया है। हमारे विधायकों ने जो भी काम किया है ना, वो लोकतांत्रिक तरीके से किया है। राजनीति में कोई लाठी डंडा लेकर, हमारी पार्टी तो भाई राष्ट्रीय जनता दल जैसा लालू प्रसाद यादव ने जैसे पटना में किया था, तेल पिलावन, लाठी पिलावन रैली आए, वो तो भय का एक वातावरण खड़ा करते हैं लोग। आज इस घटक दल के बहुत बड़े पार्ट हैं, वो भी हेमंत सोरेन सरकार उनके सहयोग से चल रही है। हमारे पार्टी के विधायकों ने जो भी किया है, विरोध का एक अपना जो सिस्टम था, विरोध का एक प्रदर्शन किया उन्होंने, ठीक है, गेरुआ वस्त्र पहन के ही किया। कोई गाली गलौज मारा पीटी तो नहीं ना किया वहां, सीटी बजाना एक सिस्टम से ही उन्होंने विरोध का प्रकटीकरण किया है। अविनेश जी, सीटी बजाना, देखिए सीटी बजाना भी जो है उसको आप अच्छा मान विरोध का एक नया तरीका कह सकते हैं। सीटी बजाना नया तरीका, कुंदन जी, प्रदर्शन का नया तरीका निकल आया है सीटी बजाना। देखिए
जी कि अरे ये हम लोगों ने तो झारखंड पीछे का बजाया एक है। तरीके से आप नेता कहने राहुल की गांधी दुर्भाग्य है। हुआ है, बड़ी सभा में वो आंख मार रहे थे, आज भी मीडिया में है, बड़े बड़े अखबारों में है, बड़े बड़े मैगजीन्स में छपे थे वो। नहीं, अगर वो करेंगे तो आप भी करेंगे। नहीं हमने खैर ठीक है, उसकी गलत तुलना में कुछ तो भी नहीं। अविनेश जी, गलत तो गलत होता है ना। डिसिप्लिन में खड़ा होके इन लोगों ने सीटी को अविनेश जाके जी, विरोध किया। अविनेश जी, गलत तो गलत होता है, चाहे वो करें या आप करें। हमारा ये विरोध है कोई अविनेश जी, गलत गलत होता है या नहीं? बांसुरी बजाना, विसिल बजाना, ये ध्वनि का एक प्रकटीकरण था। कुंदन जी, सीटी बजाना नया देखिए तरीका कि मैं आपको एक स्थिति और स्पष्ट कर दूं। जी। मैं एक स्थिति और स्पष्ट कर दूं। आप देखेंगे यह एक प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री जहां भी कहीं जाते हैं, उनका कोई भी कार्यक्रम होता है, उनका उस कार्यक्रमों में विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले कपड़े दिखाए जाते हैं और प्रशासन की कोशिश होती है कि काले कपड़े दिखाने वाले संगठनों पर काले कपड़े दिखाने वाले व्यक्तियों को उस आयोजन स्थल से दूर करना। यह एक प्रोटोकॉल है जो सिस्टम के तहत चलता है। ऐसे में आप सदन के अंदर अगर काले कपड़े पहनकर सदन के अध्यक्ष के सामने, मुख्यमंत्री के सामने पहुंचते हैं, ये नेता मान ही नहीं रहा है। पूरा झारखंड इनको नेता मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है वो नेता मान रही है, और ये लोग नेता ही नहीं मान रहे हैं। तो प्रोटोकॉल तो यही लोग ध्वस्त कर दिए हैं यहाँ लोकतंत्र का पूरा विधानसभा के अंदर। हेलो जी जी कुंदन जी, तो मैं वही बात कह रहा था कि जिस तरीके से यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल होता है कि सीएम या विधानसभा अध्यक्ष या ऐसे तमाम सरकारी आयोजनों से ऐसे व्यक्तियों को, संगठनों को दूर रखा जाए जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए या विरोध स्वरूप काले कपड़े दिखाए जाते हैं। वो चाहे किसी की भी सभा हो, प्रधानमंत्री की सभा हो, राष्ट्रपति की सभा हो, मुख्यमंत्री की सभा हो, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से प्रशासनिक चूक होती है कि सदन के अंदर विधायक काले कपड़े पहनकर अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। देखिए कि सबसे अहम बात यहां पर यह है कि विपक्ष अपनी मजबूती दिखाने के लिए सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल। सरकार को तमाम अब जरूरत इस बात की है कि सरकार को मुद्दों के आधार पर घेरा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष तैयार नहीं है। बिल्कुल है अपोजिशन की के बिल्कुल। शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका अविनेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर बजट सत्र में मिला क्या है, बजट सत्र कैसा रहा। तो कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन प्रदर्शन करने का एक नया तरीका मिल गया है कि सीटी बजाओ और प्रदर्शन करो। जिस तरह से भी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा